सियासत में डंके की चोट पर ऐसे ऐसे ऐलान कर दिए जाते हैं जिनका कोई आधार तक नहीं होता। लेकिन सत्ता में ऐलान करके कुछ नहीं होता। जिन बातों की मजबूत बुनियाद होती है, जिन बातों की जबरदस्त मांग होती है, कई बार सत्ता उन बातों को भी पूरा नहीं करती। लेकिन सत्ता की ओर से एक ऐलान अब बार बार सुनाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसका ऐलान किया और सत्ता की वैचारिक गंगोत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी उसका ऐलान किया। तो क्या अब प्रधानमंत्री मोदी भी ऐलान करने वाले हैं? कौन सा ऐलान? वही रिटायरमेंट से जुड़ा ऐलान। क्या 17 सितंबर को 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से रिटायर हो जाएंगे? इसका जवाब उतना ही पेचीदा है जितना इस बात का जवाब कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। युधिष्ठिर से पूछे गए यक्ष प्रश्न का जवाब भी मिल गया था, तो क्या मोदी जी के रिटायरमेंट का यक्ष प्रश्न भी अब हल होने वाला है? अगर ऐसा होता है तो सत्ता और संगठन, इस संगठन में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी। इन सब का क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर और आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही बनाए अघोषित अलिखित नियम के जाल में बुरी तरह उलझ गए हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ अपने नियम कायदों में ही नहीं, अपनी नीतियों के चक्रव्यूह में भी घिर गए हैं। ये नीतियां विदेश से लेकर देश के भीतर तक सवालों के घेरे में है। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाओं और उनको हासिल करने के तौर तरीकों पर ना कोई ब्रेक लगा है और ना ही कोई बदलाव हुआ है। मोदी जी की 4 बड़ी महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक पंडितों को भी समझ में आ रही हैं। पहली तो ये कि मोदी जी को लगातार सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री चुने जाने का इतिहास रचना है। 3 बार तो ऐसा कर ही चुके हैं वो, और 3 बार वो प्रधानमंत्री बनकर नेहरू जी की बराबरी कर चुके हैं, लेकिन लड़खड़ाते हुए, क्योंकि तीसरी बार वो बैसाखियों के सहारे आए और उनके महत्वाकांक्षा में 2029 का चुनाव लड़ना भी हो सकता है कि वो चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं। इसीलिए वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल भी बता चुके हैं और उनकी सारी योजनाएं कम से कम 2047 को लेकर के बनती हैं। बात मोदी जी बेशक आजादी के 100 साल की करते हैं, लेकिन इसमें उनकी निजी महत्वाकांक्षा भी शामिल हो सकती है। दूसरी बड़ी महत्वाकांक्षा तो सार्वजनिक हो ही चुकी है और वो है बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बिठाना। नीतीश कुमार के साथ रहकर भी विपक्ष से ज्यादा नीतीश कुमार की घेराबंदी की दिल्ली की कोशिश इसी का तो संकेत है। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का परचम फहराना भी मोदी जी की तीसरी महत्वाकांक्षा है। यह सब कुछ इतिहास रचने की मोदी जी की प्रवृत्ति का हिस्सा भी माना जा सकता है। दक्षिण की तरफ देखिए तो कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में रह चुकी है। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू के सहारे मोदी जी ने बीजेपी के जो पांव सत्ता में टिकाए हैं, अब उन्हें पवन कल्याण के चुनावी हिंदुत्व के सहारे विस्तार देना चाहते हैं। लेकिन असल सपना तो केरल की धरती है, जिसे लेकर कल ही प्रधानमंत्री मोदी के चाणक्य अमित शाह ने बड़ी हुंकार भरी है। मैं लोगों को कहने आया हूं कि 2026 का चुनाव एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लड़ने जा रहा है। अमित शाह जी को सुना आपने? तो इन सब के साथ नरेंद्र मोदी की एक पुरानी और अस्थायी महत्वाकांक्षा भी है। मोदी जी की बड़ी से बड़ी बात को उनके चाणक्य अमित शाह जुमला बता सकते हैं, लेकिन मोदी जी की उस मंशा और ऐलान को कभी किसी बीजेपी नेता ने कम करके नहीं आंका, बल्कि सब एकजुट होकर उस मिशन में लगे हुए हैं। मोदी जी की वो महत्वाकांक्षा है कांग्रेस मुक्त भारत। प्रधानमंत्री बनने से पहले से मोदी जी अपनी इस महत्वाकांक्षा को एक आंदोलन बनाने का ऐलान 2013 से करते आ रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ कामयाबी मिली भी, लेकिन 4 साल बाद से ही मोदी जी का वो सपना दरकने लगा। तो 2019 से उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया।
और कांग्रेस में राहुल गांधी को सिंगल आउट किया। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी सत्ता, पूरा सिस्टम किस तरह से राहुल गांधी के पीछे पड़ा है, यह हर कोई देख रहा है, इसके नतीजे भी देख रहा है। राहुल गांधी की बातें, उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा है, इतना कि 2024 के चुनाव में मोदी जी अल्पमत में आए, बैसाखियों पर आ गए, लेकिन वो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा अब भी मोदी जी को बेचैन करती है। ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे, ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे, चुन चुन के साफ कर दोगे। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के 11 साल के सफर में मोदी जी का कद और प्रभाव भी देश से लेकर के दुनिया तक में बढ़ने की बजाय कम हो रहा है और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। विदेश में मोदी जी के सामने मुश्किल खड़ी करने वाले वही राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनके साथ पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री की अंतरंगता दर्शाने वाली न जाने कितनी अतरंगी तस्वीरें आप भी देख चुके हैं। सवाल भी इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि जिन्हें मोदी जी झूला झुलाते थे और जिन्हें माय डियर फ्रेंड कहते थे, जिनके जरिए मुनाफा कमाते रहे, ऐसे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष भारत के सबसे मुश्किल वक्त में नरेंद्र मोदी के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? क्या उनको भी एहसास हो गया है कि प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी का वक्त अब ज्यादा नहीं बचा है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अल्पमत में आ चुके नरेंद्र मोदी की राजनीतिक और देशव्यापी छवि में आ रही जबरदस्त गिरावट का एहसास सारी दुनिया को भी हो रहा है? देश के भीतर भी नरेंद्र मोदी के सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़े बड़े दांव वो असर नहीं दिखा सके जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कई दांव तो बैक फायर होते भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे वक्फ कानून को लेकर के जो चुनावी हिंदुत्व का ज्वार पैदा करना था, वो ज्वार मोदी जी समाज में पैदा नहीं कर पाए। ये कानून अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। फिर सेना का ऑपरेशन सिंदूर, उस पर सवार होकर के प्रधानमंत्री आगे चलना चाहते थे, नहीं चल पाए। उनके चुनावी राष्ट्रवाद की हवा उनके प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप ही हर तीसरे चौथे दिन निकालते रहे और निकालते रहते हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा और सीधा हमला उनके चुनावी राष्ट्रवाद की इसी जमीन पर किया, उन्हें नरेंद्र सरेंडर कहकर। लेकिन खुद मोदी या उनकी सत्ता से लेकर पूरी बीजेपी भी राहुल गांधी के इस हमले का जवाब नहीं दे पाई। यहां तक कि चुनाव आयोग का बिहार में वोटर लिस्ट जांच का मामला भी मोदी सत्ता पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। दुनिया से लेकर देश के भीतर तक प्रधानमंत्री मोदी की कमजोर पड़ती छवि और नीतियों का एहसास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही हो चुका था। उसी वक्त से संघ ने संकेत देना भी शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी को अब सत्ता से हट जाना चाहिए। उन्हें किसी युवा और सक्षम नेता को बैटन सौंप देनी चाहिए। बैटन मतलब मशाल। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की जंग शुरू हुई, जिसके नतीजे के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, मोदी के मंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे कई नाम चर्चा में आने लगे, जिसमें आगे चलकर नितिन गडकरी और सबसे प्रबलता के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी जुड़ने लगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी इस दिशा में जरा सा भी कोई संकेत नहीं दिया। इसके उलट सत्ता और सियासत के उनके दांव पेच पहले की तरह बदस्तूर जारी है। इकलौते राजनीतिक विरोधी जो उनके हैं राहुल गांधी हैं। उनको राजनीति से लेकर कानून के तौर पर घेरने के हर दांव आज भी आजमाए जा रहे हैं। संघ और उसके मुखिया भागवत जी इस बात को भी भांप रहे हैं कि प्रधानमंत्री की हैसियत में मोदी या उनकी सत्ता राहुल गांधी पर जितने हमले कर रही है, राहुल गांधी उतने ही ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। आप याद कीजिए, कभी यही स्थिति नरेंद्र मोदी के साथ थी, लेकिन अब अचानक मोदी जी के स्वयंभू चाणक्य अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन रिटायरमेंट की चर्चा जरूर छेड़ दी और उसके बाद अपने प्लान के बारे में भी बता दिया।
सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बहुत साफ शब्दों में रिटायरमेंट का वक्त बता दिया, 75 साल। ये समय खुद भागवत जी पर ठीक 2 महीने बाद 11 सितंबर को लागू हो जाएगा और उसके ठीक 5 दिन बाद यानी छठे दिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त आ जाएगा। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहां होते। मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन प्रधानमंत्री की जिन अधूरी ख्वाहिशों का जिक्र हमने शुरू में किया, उन्हें देखते हुए मोदी जी की खामोशी और उनके मिजाज को देखते हुए उनके रिटायरमेंट का प्रश्न यक्ष प्रश्न ही बना हुआ है। भागवत जी तो 1 साल से मोदी जी को इशारा दे रहे हैं, लेकिन इसका असल संकेत मिलेगा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से। अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विशुद्ध आरएसएस की पसंद का हुआ तो भागवत जी का संदेश भी साफ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो रिटायरमेंट को लेकर के मोदी जी की खामोशी की आवाज हर कोई सुन रहा है, हर कोई समझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।